A थाउज़ेंड स्प्लेंडिड सन्स चैप्टर 35। उस रात से मरियम और लैला अपने सारे काम साथ-साथ करने लगी। वे रसोई में बैठकर आटा गूँथती, हरी प्याज काटती, लहसुन बारीक काटती और अजीजा को खीरे के टुकड़े देती, जो पास ही चम्मच बजाती और गाजर से खेलती रहती। आंगन में अजीजा बेत के पालने में लेटी रहती, कई परतों वाले कपड़े पहने और गले में सर्दियों का मफलर कसकर लिपटा रहता। मरियम और लैला कपड़े धोते समय उन पर नज़र रखती। कपड़े धोते समय मरियम की उँगलियाँ लैला की उँगलियों से टकराती रहती। मरियम धीरे-धीरे इस अनिश्चित लेकिन सुखद साथ की आदी हो गई। वह आंगन में लैला के साथ पी जाने वाली 3 प्यालियों वाली चाय के लिए उत्सुक रहती थी, जो अब एक नियमित रस्म बन गई थी। सुबह के समय मरियम को लैला की फटी चप्पलों की आवाज़ का इंतज़ार रहता था, जब वह नाश्ते के लिए नीचे आती थी और अजीजा की तीखी हंसी की खनक, उसके 8 छोटे दांत और उसकी त्वचा की दूधिया खुशबू का। अगर लैला और अजीजा देर तक सोती रहती, तो मरियम बेचैन होकर इंतजार करने लगती। वह बर्तन धोती थी, कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी। उसने बैठक में कुशनों को फिर से व्यवस्थित किया और खिड़कियों की चौखट से धूल झाड़ी। उसने खुद को तब तक व्यस्त रखा जब तक लैला रसोई में नहीं आ गई। अजीजा को उसने अपनी कमर पर उठा लिया। जब अजीजा ने सुबह-सुबह मरियम को देखा, तो उसकी आंखें हमेशा की तरह खुल गईं और वह अपनी माँ की गोद में म्याऊं-म्याऊं करने लगी। उसने अपनी बाहें मरियम की ओर बढ़ा दी, मानो गोद में लिए जाने की गुहार लगा रही हो। उसके छोटे-छोटे हाथ बार-बार खुलते और बंद होते रहे। उसके चेहरे पर स्नेह और कांपती हुई चिंता दोनों भाव थे। तुम तो तमाशा कर रही हो, लैला ने उसे छोड़ते हुए कहा और मरियम की ओर रेंगने लगी। क्या तमाशा है? शांत हो जाओ। खाला मरियम कहीं नहीं जा रही हैं। ये रही तुम्हारी खाला। देखो, चलो अब। जैसे ही अजीजा मरियम की बाहों में आई, उसने अपना अंगूठा अपने मुंह में डाला और अपना चेहरा मरियम की गर्दन में छिपा लिया। मरियम ने अकड़कर उछलते हुए अपने होठों पर आधी हैरानी और कृतज्ञता भरी मुस्कान बिखेरी। मरियम को इससे पहले कभी भी इस तरह नहीं चाहा गया था। इससे पहले कभी किसी ने इतने प्यार का इज़हार नहीं किया था। पूरी सरलता से, बिना किसी संकोच के, अजीजा ने मरियम को रुला दिया। तुमने अपना छोटा सा दिल मुझ जैसी बुढ़िया, बदसूरत औरत पर क्यों टिका दिया है? मरियम अजीजा के बालों में फुसफुसाती। क्या? मैं कोई नहीं हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता? एक देहाती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? लेकिन अजीजा ने संतुष्टि से बुदबुदाते हुए अपना चेहरा और भी गहराई में दबा लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, मरियम बेहोश हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसका दिल खुशी से झूम उठा और उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सालों तक भटकते रहने के बाद आखिरकार इस छोटी सी बच्ची ने उसे अपने झूठे और असफल रिश्तों के बाद पहला सच्चा जुड़ाव मिल गया था। अगले ही साल जनवरी 1994 में दोस्तम ने पाला बदल लिया। वह गुलबुद्दीन हेनिकतयार से मिल गया और बाला सियार के पास, पुराने किले की दीवारों के पास मोर्चा संभाल लिया। काबुल नदी के दोनों किनारों से उन्होंने एक दूसरे पर तोपों से गोले दागे। सड़कें लाशों, कांच और धातु के टुकड़ों से भर गई। लूटपाट, हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिनका इस्तेमाल नागरिकों को डराने और मिलिशिया के सदस्यों को इनाम देने के लिए किया जा रहा था। मरियम ने ऐसी महिलाओं के बारे में सुना जो बलात्कार के डर से आत्महत्या कर रही थी और ऐसे पुरुषों के बारे में भी सुना जो सम्मान के नाम पर अपनी पत्नियों या बेटियों को मार डालते थे अगर मलेशिया के द्वारा उनका बलात्कार किया गया हो। उसने अजीजा के लिए हाथी उसी तरह बनाए जैसे जलील ने उसे सिखाया था, एक ही स्ट्रोक में, बिना कलम की नोक उठाए। रसीद ने उसे बताया कि रोजाना दर्जनों नागरिक मारे जा रहे थे। अस्पतालों और चिकित्सा सामग्री रखने वाली दुकानों पर गोलाबारी हो रही थी।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन खाद्य सामग्री ले जा रहे वाहनों को प्रवेश में रोका जा रहा था। उन पर छापे मारे जा रहे थे और गोलियां चलाई जा रही थी। मरियम सोच रही थी कि क्या हेरात में भी ऐसी लड़ाई चल रही है, और अगर हाँ, तो मुल्ला फैजुल्लाह कैसे हालत से निपट रहे होंगे? क्या वह अभी भी जीवित हैं? और बीवी, जो अपने सभी बेटों, पत्नियों और नाती-पोतों के साथ कहाँ है? और हाँ, जलील कहाँ है? मरियम सोच रही थी कि क्या वह भी उसकी तरह कहीं छिपे हुए हैं? क्या वह अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर देश छोड़कर भाग गए हैं? उसे उम्मीद थी कि जलील कहीं सुरक्षित होंगे, कि वह इन सारी हत्याओं से बच निकलने में कामयाब होंगे। एक हफ्ते तक लड़ाई के चलते रसीद को घर में ही रहना पड़ा। उसने आंगन का दरवाजा बंद कर दिया, बारूदी सुरंगें बिछा दी, सामने का दरवाजा भी बंद कर दिया और सोफे से उसे बंद कर दिया। वह घर में इधर-उधर घूमता रहा, सिगरेट पीता रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा, अपनी बंदूक साफ करता रहा, उसमें गोलियां भरता रहा और फिर से भरता रहा। 2 बार उसने सड़क पर गोली चलाई और दावा किया कि मैंने किसी को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। वे छोटे लड़कों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं, उसने कहा। वे लड़के हैं, 2-3 दहाड़े बंदूक की नोक पर। वे इन लड़कों को घसीटकर, पकड़कर सड़कों से उठाकर लाते हैं और जब प्रतिद्वंदी मुजाहिदीन के सैनिक आते हैं, उन्हें यातना देते हैं। मैंने सुना है कि उन्हें बिजली के झटके देते हैं। मैंने यह भी सुना है कि वे उनके अंडकोश को प्लास से कुचल देते हैं। वे लड़कों को अपने घरों तक जाने के लिए मजबूर करते हैं। फिर वे घर में घुसकर उनके पिताओं की हत्या कर देते हैं और माताओं का बलात्कार कर देते हैं। उसने अपने सिर पर बंदूक लहराई। देखते हैं, मेरे आंगन में घुसने की कोशिश करके देखें। मैं उनके अंडकोश कुचल दूंगा। मैं उनके सिर उड़ा दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला है जो शैतान से भी नहीं डरता। उसने जमीन की ओर देखा और पाया कि अजीजा उसके पैरों के पास खड़ी है। मेरे पीछे से हटो, उसने गुस्से में कहा और बंदूक से इशारा करते हुए उसे भगाने की कोशिश की। मेरा पीछा करना बंद करो और इस तरह अपनी कलाई घुमाना भी बंद करो। मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अजीजा सहम गई। वह चोटिल और भ्रमित सी लग रही थी। रेंग कर मरियम के पास लौट आई। मरियम की गोद में वह उदास होकर अंगूठा चूसती रही और रसीद को गंभीर भाव से देखती रही। मरियम को लगा कि कभी-कभी वह ऊपर देखती थी, मानो किसी से सांत्वना चाहती हो। लेकिन जब बात पिताओं की आती थी, तो मरियम के पास देने के लिए कोई आश्वासन नहीं था। जब लड़ाई फिर से शांत हुई, तो मरियम को राहत मिली, खासकर इसलिए क्योंकि अब उन्हें रसीद के साथ बंद कमरे में नहीं रहना पड़ेगा, जिसका चिड़चिड़ा स्वभाव पूरे घर में फैल रहा था। और उसने अजीजा के पास भरी हुई बंदूक लहराकर मरियम को बुरी तरह डरा दिया था। उस सर्दी के मौसम में एक दिन लैला ने मरियम के बालों की चोटी बनाने को कहा। मरियम चुपचाप बैठी रही और आईने में लैला की पतली उंगलियों को अपनी चोटियां कसते हुए देखती रही। लैला का चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अजीजा फर्श पर सो रही थी। उसकी बगल में एक गुड़िया थी, जिसे मरियम ने उसके लिए हाथ से सिला था। मरियम ने उसमें सेम भरे थे। पुराने कपड़े से उसे एक पोशाक पहनाई थी और एक हार पहनाया था, जिसमें उसने एक डोरी पिरोई हुई थी। फिर अजीजा नींद में ही गैस छोड़ गई। लैला हंसने लगी और मरियम भी उसके साथ हंसने लगी। वे दोनों एक दूसरे को आईने में देखकर हंस रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वह पल इतना स्वाभाविक, इतना सहज था कि अचानक मरियम को उसे जलील, नाना और जिन्न के बारे में बताने लगी। लैला मरियम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसकी निगाहें आईने में मरियम के चेहरे पर टिकी थी। शब्द ऐसे निकले जैसे किसी धमनी से खून बह रहा हो।
मरियम ने उसे बीबी जो मुल्ला फैजुल्लाह जलील के घर तक की अपमानजनक यात्रा, नाना की आत्महत्या के बारे में बताया। उसने जलील की पत्नियों रसीद के साथ जल्दबाजी में हुए निकाह, काबुल की यात्रा, अपनी गर्भावस्था, आशा और निराशा के अंतहीन चक्रों और रसीद के उसके प्रति विश्वासघात के बारे में बताया। इसके बाद लैला मरियम की कुर्सी पर बैठ गई। अनमने ढंग से उसने अजीजा के बालों में फंसी छोटी सी रुई को हटाया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, लैला ने कहा। उस रात मरियम सोई नहीं। वह बिस्तर पर चुपचाप बैठी बर्फ को गिरते हुए देखती रही। ऋतुएं आती जाती रहीं। काबुल में राष्ट्रपतियों का शपथ संग्रह हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। एक साम्राज्य पराजित हुआ, पुराने युद्ध समाप्त हुए और नए युद्ध छिड़ गए। लेकिन मरियम ने शायद ही इन बातों को ध्यान दिया, शायद ही परवाह की। उसने ये वर्ष अपने मन के एक दूर दराज कोने में बिताए, एक सूखा बंजर मैदान, इच्छाओं और विलापों से परे, सपनों और मोह भंग से परे। वहां भविष्य का कोई महत्व नहीं था और अतीत में केवल यही ज्ञान था कि प्रेम एक विनाशकारी गलती है और उसका साथी आशा एक भ्रामक भ्रम है। और जब भी उस मैदान की सूखी भूमि में वे दो विषैले लताएं उगने लगती, मरियम ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। उसने उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, इससे पहले कि वे जड़ पकड़ लें। लेकिन किसी तरह पिछले कुछ महीनों में लैला और अजीजा, जो खुद मरियम की ही तरह एक हरामी निकली, उनकी ही तरह बन गई थी। और अब उनके बिना वह जीवन जिसे मरियम इतने लंबे समय तक सहन कर रही थी, अचानक असहनीय लगने लगा। हम और अजीजा इस वसंत में जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आ सकती हो, मरियम? मरियम के लिए ये साल अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन शायद उसने सोचा, अभी और भी अच्छे दिन उनका इंतजार कर रहे हैं। एक नया, एक ऐसा जीवन जिसमें वे उसे आशीर्वाद देंगे, जो नाना ने कहा था कि उस जैसी हरामी को कभी नहीं मिलेंगे। उसके जीवन में अचानक दो नए फूल खिल उठे थे और जैसे ही मरियम बर्फ गिरते हुए देख रही थी, उसने मुल्ला फैजुल्लाह को अपनी तस्बीह की माला घुमाते हुए उनके पास झुककर कोमल कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कल्पना की, लेकिन ये तो अल्लाह के बोए हैं मरियम, और यही उनकी इच्छा है कि तुम इनकी देखभाल करो। यही उनकी इच्छा है मेरी बच्ची। थैंक यू। चैप्टर 36 हिंदी ऑडियो बुक। 1994 की उस बसंत की सुबह, जैसे जैसे सूरज की रोशनी आसमान से अंधेरा धीरे धीरे हटा रही थी, लैला को यकीन हो गया कि रसीद को सब पता चल गया है। उसे लगा कि किसी भी पल वह उसे बिस्तर से खींच कर उठा लेगा और पूछेगा कि क्या उसे इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख समझा था कि उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन अजान की आवाज़ गूंजी, फिर सुबह की धूप छतों पर सीधी पड़ने लगी और मुर्गे बांग देने लगे और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। अब वह उसे बाथरूम में सुन सकती थी, बेसिन के किनारे वह उसके रेजर की खरखराहट, फिर नीचे इधर उधर घूमते हुए, चाय गर्म करते हुए चाबियों की खनक सुनाई दी। अब वह आंगन पार कर रहा था, अपनी साइकिल को पैदल ले जा रहा था। लैला ने बैठक कक्ष में पर्दे पर एक दरार से झांका। उसने उसे पैडल मारते हुए जाते हुए देखा। एक बड़ा आदमी एक छोटी सी साइकिल पर सवार था। सुबह की धूप हैंडल बार से टकराकर चमक रही थी। वहां मरियम दरवाजे पर खड़ी थी। लैला समझ गई कि वह भी सोई नहीं थी। उसने सोचा कि क्या मरियम भी नहीं सोई थी। पूरी रात उत्साह के दौरे और मुंह सूखने की चिंता के हमलों से घिरी रही। हम आधे घंटे में निकलेंगे, लैला ने कहा। टैक्सी की पिछली सीट पर वे चुपचाप रहे। अजीजा मरियम की गोद में बैठी अपनी गुड़िया को पकड़े हुए बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तेजी से गुजरते शहर को देखकर उसकी आंखें विस्मय से भर उठी। ओह! उसने चिल्लाते हुए लड़की के एक समूह की ओर इशारा किया, जो रस्सी कूद कर रही थी। मया मोना। लैला जिधर भी देखती,
उसे रसीद ही नज़र आता। उसने उस कोयले की धूल की रंग की खिड़कियों वाली नाई की दुकान से, तीतर बेचने वाले छोटे-छोटे स्टॉल से और फर्श से छत तक पुराने टायरों से भी जर्जर खुली दुकानों को निकलते हुए देखा। वह अपनी सीट पर और नीचे धँस गई। उसके बगल में मरियम प्रार्थना बुदबुदा रही थी। लैला चाहती थी कि वह उसका चेहरा देख सके, लेकिन मरियम ने बुर्का पहना हुआ था। दोनों ने, और लैला को बुर्के के माध्यम से केवल उसकी आंखों की चमक ही दिखाई दे रही थी। लैला हफ्तों में पहली बार घर से बाहर निकली थी, सिवाय एक दिन पहले गिरवी की दुकान पर छोटी सी यात्रा के, जहां उसने अपनी शादी की अंगूठी को एक कांच के काउंटर पर रखा था और जहां वह इस अंतिम निर्णय से रोमांचित होकर बाहर निकली थी, यह जानते हुए कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब लैला को अपने चारों ओर हाल ही में हुई लड़ाई के परिणाम दिखाई दे रहे थे, जिसकी आवाजें उसने घर में सुनी थी। ईंटों और नुकीले पत्थरों पर छत विहीन खंडहरों में तब्दील घर, टूटी फूटी इमारतें जिनमें गिरे हुए फलियां छेदों से झांक रही थी, जली हुई छत विछत कारों के ढांचे, उल्टी पड़ी गाड़ियां, कभी एक दूसरे से ऊपर, दीवारों में हर आकार के छेद, हर जगह बिखरा हुआ कांच। उसने एक जनाजे का जुलूस मस्जिद की ओर आते देखा। सबसे पीछे काले कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत अपने बाल नोच रही थी। वे एक कब्रिस्तान से गुजरे, जो पत्थरों से बनी कब्रों से बना हुआ था और फटे पुराने शहर के झंडे हवा में लहरा रहे थे। लैला ने सूटकेस के पास हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी की बांह की कोमलता को अपनी उंगलियों से महसूस किया। पूर्वी काबुल में पोल महमूद खान के पास लाहौर गेट बस स्टेशन पर सड़क के किनारे बसों की एक कतार खड़ी थी। पगड़ी पहने पुरुष बंडल और बक्से बसों की छतों पर लादने और रस्सियों से सूटकेस बांधने में व्यस्त थे। स्टेशन के अंदर टिकट बूथ पर पुरुषों की लंबी कतार लगी थी। बुर्का पहने महिलाएं समूहों में खड़ी होकर बातें कर रही थी। उनका सामान उनके पैरों के पास रखा था। बच्चे गोद में उछल रहे थे और बच्चे इधर-उधर भटकने पर डांट खा रहे थे। मुजाहिदीन के जवान थाने और सड़क के किनारे गश्त लगा रहे थे और इधर-उधर से कड़े आदेश दे रहे थे। उन्होंने बूट, पकोल और धूल से सने हरे रंग के मिलिट्री कपड़े पहन रखे थे। उन सभी के पास कलाश्निकोव राइफलें थी। लैला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने किसी की ओर आंखें नहीं मिलाई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो इस जगह का हर व्यक्ति उसे जानता हो कि वे और मरियम को नापसंदगी भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? लैला ने पूछा। मरियम ने अजीजा को अपनी बाहों में थोड़ा हिलाया। मैं ढूंढ रही हूँ। लैला जानती थी कि यही पहला जोखिम भरा कदम होगा, एक ऐसे पुरुष को ढूंढना जो उनके साथ परिवार के सदस्य के रूप में तस्वीर खिंचवा सके। 1998 से 1992 के बीच महिलाओं को जो स्वतंत्रताएं के अवसर प्राप्त थे, वे अब बीते दिनों में बीत चुके थे। लैला को अभी भी भाभी की उन कम्युनिस्ट शासन के बारे में यही कही गई बात याद थी। लैला, अफगानिस्तान में एक महिला होने का यह एक अच्छा समय है। अप्रैल 1992 में मुजाहिदीन के सत्ता संभालने के बाद से अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया था। रब्बानी के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय अब कट्टरपंथी मुल्लाओं के साथ भरा हुआ था, जिन्होंने कम्युनिस्ट युग के उन कारनामों को रद्द कर दिया था, जिन्होंने कम्युनिस्ट युग के उन फरमानों को रद्द कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया था, और इसके बजाय शरिया पर आधारित फैसले सुनाए, जो सख्त इस्लामी कानून थे, जिनके तहत महिलाओं को पर्दा करना अनिवार्य था। पुरुष रिश्तेदार के बिना उनकी यात्रा पर रोक थी और व्यभिचारी के लिए पत्थर मारकर मौत की सजा थी। लेकिन लैला ने मरियम से कहा, अगर वे आपसे और हम सबको मारने के लिए इतने व्यस्त न होते, तो वे हम पर इनसे और ज़्यादा सख्ती लागू करते। इस यात्रा का जोखिम भरा हिस्सा तब आएगा, जब वे वास्तव में पाकिस्तान पहुंचेंगे। लगभग 20 लाख अफगान शरणार्थियों के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने
उसी साल जनवरी में अफ़गानों के लिए अपनी सीमाएँ बंद कर दी थी। लैला ने सुना था कि केवल वीज़ा धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन सीमा हमेशा खुली हुई थी और लैला जानती थी कि हज़ारों अफ़गान कभी भी रिश्वत देकर या मानवीय आधार साबित करके पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे थे और तस्कर भी हमेशा उपलब्ध थे, जिन्हें किराए पर लिया जा सकता था। वहाँ पहुँचकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने मरियम से कहा था, उसके बारे में क्या ख्याल है? मरियम ने अपनी चिप से इशारा करते हुए कहा, वह भरोसेमंद नहीं लगता। अरे वाह, बहुत बूढ़ा है और वह 2 अन्य पुरुषों के साथ यात्रा कर रहा है। अंततः लैला ने उसे पार्क की बेंच पर बैठे हुए पाया। उसके बगल में एक बुर्का पहनी महिला थी और एक छोटा लड़का, जो लगभग अजीजा की उम्र का था, टोपी पहने हुए उसकी गोद में उछल रहा था। वह लंबा और पतला था, दाढ़ी वाला था, खुली कॉलर वाली कमीज और बिना बटन का एक साधारण सा भूरा कोट पहने हुए था। यहीं रुको, उसने मरियम से कहा। जाते हुए उसने फिर मरियम को प्रार्थना बुदबुदाते हुए सुना। जब लैला उस युवक के पास पहुंची, तो उसने ऊपर देखा और एक हाथ से अपनी आंखों को धूप से बचाया। मुझे माफ करना भाई, लेकिन क्या आप पेशावर जा रहे हैं? हाँ, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? उसने लड़के को अपनी पत्नी को सौंप दिया। वह और लैला वहां से चले गए। क्या बात है हमसिरा? उसे यह देखकर प्रोत्साहन मिला कि उसकी आंखें कोमल थीं और चेहरा दयालु था। उसने उसे वह कहानी सुनाई जिस पर वह और मरियम सहमत हुई थी। उसने बताया कि वह एक विधवा है। काबुल में उसकी माँ और बेटी कोई नहीं बचा था। वे पेशावर में अपने चाचा के यहाँ रहने जा रही थी। तुम मेरे परिवार के साथ आना चाहती हो? युवक ने कहा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मजबूरी है, लेकिन तुम एक अच्छे भाई लगते हो। चिंता मत करो हमसिरा, मैं समझता हूँ। कोई परेशानी नहीं है। मैं जाकर तुम्हारे लिए टिकट खरीद लेता हूँ। धन्यवाद भाई, यह सब आप है। एक नेक काम है। अल्लाह इसे याद रखेगा। उसने बुर्के के नीचे से जेब से अपना लिफाफा निकाला और उसे दे दिया। उसमें 1100 अफ़गानी थे, यानी पिछले साल जमा की गई उसकी आधी रकम और अंगूठी की बिक्री से मिली रकम। उसने लिफाफा उसे थमा दिया। लोप ने अपनी पतलून में हाथ डाला। यहीं रुको। उसने उसे स्टेशन में प्रवेश करते हुए देखा। वह आधे घंटे बाद लौटा। बेहतर होगा कि मैं आपके टिकट संभाल कर रखूं, उसने कहा। बस 1 घंटे में 11 बजे निकलेगी। हम सब एक साथ चढ़ेंगे। मेरा नाम वकील है। अगर वे पूछे, और उन्हें नहीं पूछना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप मेरे चचेरे भाई हैं। लैला ने उन्हें उनके नाम बताए और उन्होंने कहा कि वह याद रखेगा। पास ही रहना, उसने कहा। वे वकील और उसके परिवार के बगल वाली बेंच पर बैठ गए। सुबह धूप खिली हुई थी और मौसम सुहावना था। आसमान में दूर पहाड़ियों के ऊपर कुछ हल्के बादल मंडरा रहे थे। मरियम ने अजीजा को कुछ बिस्कुट खिलाने शुरू किए, जो वह सामान पैक करते समय लाई थी। उसने एक बिस्किट लैला को भी दिया। मुझे उल्टी आएगी, लैला हंसते हुए बोली। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। धन्यवाद मरियम। किस लिए? इसके लिए, हमारे साथ आने के लिए, लैला ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह मैं अकेले कर पाती। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम जहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ ठीक रहेंगे, है ना मरियम? मरियम का हाथ बेंच पर सरका और उसके हाथ पर टिक गया। कुरान कहता है कि अल्लाह पूरब और पश्चिम में है, इसलिए जिधर भी मुड़ो, अल्लाह का ही उद्देश्य है। अजीजा ने बस एक और इशारा करते हुए चिल्लाया, मैं अम्बू। मैं देख रही हूँ अजीजा जो, मरियम ने कहा। बिल्कुल सही।
जल्द ही हम सब ऊपर सवार होंगे। ओह! तुम क्या-क्या देखने वाली हो? लैला मुस्कुराई। उसने सड़क उस पार एक बढ़ई को लकड़ी काटते हुए उसके टुकड़े उड़ाते हुए देखा। उसने कालिख और गंदगी से ढकी खिड़कियों वाली कारों को तेजी से गुजरते देखा। उसने सड़क के किनारे खड़ी बसों को देखा, जिन पर मोर, शेर, उगते सूरज और चमकीली तलवारों के चित्र बने हुए थे। सुबह की धूप की गर्माहट में लैला को चक्कर आ रहा था और वह साहसी लग रही थी। उसे फिर से उत्साह की एक छोटी-सी लहर महसूस हुई और जब पीली आँखों वाला एक आवारा कुत्ता लंगड़ाते हुए उसके पास से गुजरा, तो लैला आगे झुकी और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। 11 बजने से कुछ मिनट पहले एक व्यक्ति ने लाउडस्पीकर से पेशावर जाने वाले सभी यात्रियों को बस में चढ़ने के लिए कहा। बस के दरवाजे जोरदार हाइड्रोलिक आवाज से खुले। यात्रियों की भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर घुसने के लिए दौड़ पड़ी। वकील ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए लैला की ओर इशारा किया। हम जा रहे हैं, लैला ने कहा। वकील आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वे बस के पास पहुंचे, लैला ने खिड़कियों में चेहरे उभरते देखे। नाके और हथेलियां शीशे से सटी हुई। चारों ओर से विदाई की आवाजें आ रही थी। एक युवा मिलिशिया सैनिक टिकटों की जांच कर रहा था। बस के माध्यमों से। बू! अजीजा चिल्लाई। वकील ने सैनिक को टिकट दिए, जिसे उसने बीच से फाड़कर वापस कर दिया। वकील ने अपनी पत्नी को पहले चढ़ने दिया। लैला ने वकील और सैनिकों के बीच एक नज़र का आदान-प्रदान होते देखा। बस की पहली सीढ़ी पर बैठे वकील ने झुककर उसके कान में कुछ कहा। मिलिशिया कर्मी ने सिर हिलाकर सहमति दी। लैला का दिल बैठ गया। तुम दोनों बच्चे के साथ एक तरफ हट जाओ, सैनिक ने कहा। लैला ने अनसुना करने का नाटक किया। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन उसने कंधे से पकड़कर जबरदस्ती लाइन से बाहर खींच लिया। तुम भी, उसने मरियम को पुकारा। जल्दी करो, तुम लाइन को रोक रही हो। क्या समस्या है भाई? लैला ने सुन्न होते होठों से कहा। हमारे पास टिकट हैं। क्या मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें नहीं दिए हैं? उसने उंगली से चुप रहने का इशारा किया और दूसरे गार्ड से धीमी आवाज में बात की। दूसरा गार्ड गोल मटोल था और जिसके दाहिने गाल पर एक निशान था। उसने सिर हिलाकर सहमति दी। मेरे पीछे आओ, उसने लैला से कहा। हमें इस बस पर चढ़ना ही होगा, लैला कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोली। हमारे पास टिकट है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम इस बस में नहीं चढ़ सकती। बेहतर होगा कि तुम यह बात मान लो। तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, वरना तुम्हारी छोटी बच्ची तुम्हें घसीटते हुए देखेगी। जब उन्हें ट्रक की ओर ले जाया जा रहा था, लैला ने पीछे मुड़कर देखा और बस के पीछे वकील के बेटे को देखा। लड़के ने भी उसे देखा और खुशी से हाथ हिलाया। तोराबज खान चौराहे पर स्थित पुलिस स्टेशन में उन्हें एक लंबे, भीड़ भरे गलियारे के विपरीत छोरों पर अलग-अलग बैठाया गया। उनके बीच एक मेज थी, जिसके पीछे एक आदमी लगातार सिगरेट पी रहा था और कभी-कभी टाइपराइटर पर खटखटा रहा था। इस तरह 3 घंटे बीत गए। अजीजा खड़खड़ाते हुए लैला से मरियम के पास गई, फिर वापस आई। वह खेल रही थी। आखिरकार वह मरियम के साथ कमरे में सो गई। 3 बजे लैला को साक्षात्कार कक्ष में ले जाया गया। मरियम को अजीजा के साथ गलियारे में इंतजार करने के लिए कहा गया। साक्षात्कार कक्ष में डेस्क की दूसरी ओर बैठा व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था और उसने आम कपड़े पहने हुए थे। काला सूट, टिक-टिक और काले लोफर्स। उसकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी, बाल छोटे थे और भौहें आपस में मिली हुई थी। वह लैला को घूर रहा था और पेंसिल और इरेजर वाले सिरे पर डेस्क पर उछाल रहा था। हम जानते हैं, उसने गला साफ करते हुए और विनम्रतापूर्वक मुद्रा में अपना मुंह ढकते हुए कहना शुरू किया कि आज तुम पहले ही एक झूठ बोल चुकी हो हमसिरा। थाने पर जो युवक था, वह तुम्हारा चचेरा भाई नहीं था। उसने खुद हमें यह बात बताई थी। सवाल यह है
कि तुम आज एक और झूठ बोलोगी। व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ। हम अपने चाचा के साथ रहने वाले थे। लैला ने कहा, यही सच है। पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। गलियारे में जो हमसिरा है, क्या वो तुम्हारी माँ है? हाँ। उसकी बोली में हेराती लहजा है और तुम्हारी बोली में नहीं है। उनका लालन पालन हेरात में हुआ है। मेरा जन्म काबुल में हुआ है। बेशक, और आप विधवा हैं। आपने कहा था। मेरी संवेदनाएं। और ये चाचा, ये काका कहाँ रहते हैं? पेशावर में। जी हाँ, आपने यही कहा था। उसने अपनी पेंसिल की नोक को चाटा और एक खाली कागज पर टिका दिया। लेकिन पेशावर में कहाँ? कौन सा मोहल्ला? कृपया गली का नाम, सेक्टर नंबर। लैला ने अपने सीने में उठ रही घबराहट को दबाने की कोशिश की। उसने उसे पेशावर की एकमात्र गली का नाम बताया, जिसे वह जानती थी। उसने कहीं सुना था। एक बार उस पार्टी में जो मम्मी ने तब दी थी, जब मुआजुद्दीन ने पहली बार काबुल आए थे। ओह हाँ, वही गली जहाँ पर्ल कंटिनेंटल होटल है। शायद उन्होंने इसका जिक्र किया होगा। लैला ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, उसी गली में। लेकिन होटल खैबर रोड पर स्थित है। लैला को गलियारे में अजीजा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बेटी डरी हुई है। क्या मैं उसे बुला सकती हूँ भाई? मुझे अधिकारी सुनना ज़्यादा पसंद है। और आप जल्द ही उसके पास होंगी। क्या आपके पास इस अंकल का फ़ोन नंबर है? हाँ, मैंने किया। बुर्का होने के बावजूद लैला उसकी तीखी निगाहों से बच नहीं पाई। मैं इतनी परेशान हूँ कि मानो मैं इसे भूल ही गई हूँ। उसने नाक से लंबी सांस ली। उसने चाचा का नाम, उनकी पत्नी का नाम पूछा। उनके कितने बच्चे थे? उनके नाम क्या-क्या थे? वे कहाँ काम करते थे? उनकी उम्र कितनी थी? उसके सवालों ने लैला को परेशान कर दिया। उसने अपनी पेंसिल नीचे रख दी, उंगलियों को आपस में फंसाया और आगे की ओर झुक गए, जैसे माता-पिता किसी छोटे बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हमसिरा, कि किसी औरत से भाग जाना गुनाह है। हम ऐसा बहुत देखते हैं। औरतें अकेले सफ़र करती हैं, कहती हैं कि उनके पति मर गए हैं। कभी-कभी वे सच बोलती हैं, ज़्यादातर बार नहीं। भागने पर जेल भी हो सकती है। मुझे लगता है तुम यह समझती हो, है ना? हमें जाने दीजिए अधिकारी जी। उसने उसके कोट पर लिखे बैज पर नाम पढ़ लिया था। अधिकारी रहमान। अपने नाम का अर्थ समझिए और दया दिखाइए। सिर्फ 2 महिलाओं को छोड़ने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें रिहा करने में क्या हर्ज है? हम अपराधी नहीं हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़। यह कानून का मामला है हमसिरा। कानून का मामला है, रहमान जी। कानून का मामला है। रहमान ने अपनी आवाज़ में गंभीरता और आत्म-महत्व का भाव भरते हुए कहा। मुजाहिदीन गुटों ने ही हत्याएँ, लूटपाट, बलात्कार, यातनाएँ। वह यह देखकर दंग रह गई कि उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि फांसी और बमों का बोलबाला किया था। अगर आप हमें वापस भेज देते हैं, उसने धीरे से कहा, तो यह कहना मुश्किल है कि वह हमारे साथ क्या करेंगे। वह देख सकती थी कि वह अपनी नज़रें हटाने से रोकने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक आदमी अपने घर में क्या करता है, यह उसका निजी मामला है। तो फिर कानून का क्या होगा, ऑफिसर रहमान? गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हम वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहेंगे? हमारी नीति के अनुसार हम निजी पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं हमसिरा। बिल्कुल नहीं। जब इससे पुरुष को फ़ायदा होता है और जैसा कि आप कहते हैं, क्या आप निजी पारिवारिक मामला नहीं है? क्या यह निजी पारिवारिक मामला नहीं है, है ना? वह अपनी डेस्क से पीछे हटकर खड़ा हो गया और अपनी जैकेट ठीक की। मुझे लगता है यह साक्षात्कार समाप्त हो गया है। मुझे कहना पड़ेगा हमसिरा कि आपने अपने पक्ष में बहुत ही कमज़ोर तर्क प्रस्तुत किए हैं। सचमुच बहुत ही कमज़ोर। अब अगर आप बाहर इंतज़ार करेंगी, तो मैं आपको, वह जो भी है,
उनसे कुछ बात करूँगा। लैला ने विरोध करना शुरू किया, फिर चिल्लाने लगी और उसे अपने कार्यालय से बाहर निकालने के लिए उसे 2 और आदमियों की मदद लेनी पड़ी। मरियम का साक्षात्कार कुछ ही मिनटों तक चला। जब वह बाहर आई, तो वह घबराई हुई थी। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। उसने कहा, मुझे माफ़ करना लैला, मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूँ। उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे कि मुझे उनके जवाब नहीं पता थे। मुझे माफ़ करना। तुम्हारी गलती नहीं है मरियम, लैला ने कमज़ोर स्वर में कहा। यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। हर चीज़ मेरी गलती है। शाम 6 बज चुके थे जब पुलिस की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। लैला और मरियम को पिछली सीट पर इंतज़ार करने को कहा, जहाँ यात्री सीट पर एक मुआजिर सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी का ड्राइवर ही बाहर निकला। उसने दरवाज़ा खटखटाया और रसीद से बातें की। रसीद ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने सिगरेट जलाते हुए कहा, घर में आपका स्वागत है। तुम, उसने मरियम से कहा, तुम यहीं इंतज़ार करो। मरियम चुपचाप सोफे पर बैठ गई। तुम दोनों ऊपर जाओ। रसीद ने लैला की कोहनी पकड़ी और उसे सीढ़ियों पर ढकेल दिया। उसने अभी भी वही जूते पहने हुए थे जो वह काम पर पहन कर आया था। उसने अपनी चप्पलें नहीं पहनी थी, घड़ी नहीं उतारी थी, यहाँ तक कि अपना कोट भी नहीं उतारा था। लैला ने कल्पना की कि वह 1 घंटा या कुछ मिनट पहले कैसा रहा होगा, एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता हुआ, दरवाजे पकड़ता हुआ, गुस्से में और अविश्वास से भरा हुआ, मन ही मन बड़बड़ाता हुआ। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर लैला उसकी ओर मुड़ी। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह जाना नहीं चाहती थी। लैला को मुक्के का अंदाजा ही नहीं था। एक पल पहले वो बात कर रही थी और अगले ही पल वह अपने चारों हाथों पैरों के बल जमीन पर पड़ी थी। आंखें फटी हुई थी, चेहरा लाल हो गया था, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कार ने उसे पूरी रफ्तार से टक्कर मार दी हो। छाती की हड्डी के नीचे निचले सिरे तक और नाभि के बीच के नाजुक हिस्से पर उसे एहसास हुआ कि उसने अजीजा को गिरा दिया है। अजीजा चीख रही है। उसने फिर से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ घुटन भरी आवाज निकली। उसके मुंह से लार टपक रही थी। फिर उसे बालों से घसीटा जा रहा था। उसने अजीजा को ऊपर उठाते देखा, उसके सैंडल उतरते देखे। उसके छोटे छोटे पैर लात मार रहे थे। लैला के सिर के बाल नोच लिए गए और दर्द से उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने देखा कि उसके पैर से मरियम के कमरे का दरवाजा खुला है। कमरे में पहुंचकर उसने अजीजा को बिस्तर पर पटकते हुए देखा। उसने जोर से बंद कर दिया और लैला को अपने बाएं पैर के जूते की नोक से जोरदार लैला के नितंबों को छोड़ दिया। दर्द से चीखते हुए उसने दरवाजा पकड़ा। ताले में चाबी की खड़क उठी। अजीजा अभी भी चीख रही थी। लैला जमीन पर सिकुड़कर हाँफ रही थी। उसने अपने हाथों के बल खुद को उठाया और रेंगते हुए उस जगह पहुंची जहां अजीजा बिस्तर पर लेटी थी। उसने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। पिटाई शुरू हो गई। लैला को जो आवाजें सुनाई दे रही थी, वे एक सुनियोजित, जानी पहचानी प्रक्रिया की थी। ना कोई गाली गलौज, ना चीख पुकार, ना गिड़गिड़ाहट, बस पीटने की आवाजें। बीच बीच में लैला को भागते हुए कदमों की आहट, बिना शब्दों के पीछा करने की आहट, फर्नीचर के पलटने की आवाज, कांच के टूटने की आवाज और फिर से वही धमक सुनाई देती। लैला ने अजीजा को अपनी बाहों में भर लिया। अजीजा के पेशाब करने से लैला की पोशाक के सामने वाले हिस्से में गर्माहट फैल गई। नीचे दौड़ भाग और पीछा करना आखिरकार बंद हो गया। अब एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी लकड़ी के डंडे से बार बार गोमांस के टुकड़े पर वार किया जा रहा हो। लैला ने अजीजा को तब तक झुलाया जब तक उसकी आवाजें बंद नहीं हो गई, और जब उसने जाली का दरवाजा चरमराते हुए खुलते हुए और जोर से बंद होते हुए सुना, तो उसने अजीजा को जमीन पर उतारा और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा
कि रसीद मरियम को गर्दन से पकड़कर आंगन के पार ले जा रहा है। मरियम नंगे पैर थी, दर्द से कराह रही थी। उसके हाथों पर खून लगा था। मरियम के चेहरे, बालों, गर्दन और पीठ पर भी खून था। उसकी कमीज सामने से फटी हुई थी। मुझे बहुत अफ़सोस है मरियम, लैला ने शीशे में देखते हुए, रोते हुए कहा। उसने देखा कि वह मरियम को औजारों के उसने देखा कि वह मरियम को औजारों के शेड में ढकेल रहा है। वह अंदर गया, हथौड़ा और लकड़ी के कई लंबे तख्ते लेकर बाहर आया। उसने शेड के दोहरे दरवाजे बंद कर दिए। जब अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला तोड़ दिया, उसने जांच की। कुछ मिनट बाद उसका चेहरा लैला की खिड़की में था। नाखून उसके मुंह के कोने में गड़े हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके माथे पर खून का एक धब्बा था। उसे देखते ही अजीजा चीख पड़ी और लैला की बगल में अपना चेहरा छिपा लिया। रसीद ने खिड़की पर तख्ते ठोकना शुरू कर दिया। अंधेरा घना, अभेद और निरंतर था, जिसमें कोई परत या बनावट नहीं थी। रसीद ने तख्तों के बीच की दरारों को किसी तरह भर दिया और दरवाजे के नीचे एक बड़ी और अचल वस्तु रख दी थी, ताकि उसके नीचे कोई रोशनी न आए। लैला के लिए अपनी आंखों से समय का पता लगाना असंभव था, इसलिए वह अपने कानों का इस्तेमाल करती थी। अजान और मुर्गे की बांग सुबह का संकेत देती थी। नीचे रसोई में बर्तनों की खटखटाहट और रेडियो की आवाज शाम का संकेत देती थी। पहले दिन वे अंधेरे में एक दूसरे को टटोलते रहे। लैला अजीजा को तब तक नहीं देख पाती जब तक वह रोती थी, जब वह रेंगती थी। आईसी, अजीजा ने चिल्लाकर कहा, आईसी। जल्दी ही। लैला ने अपनी बेटी के माथे पर चुम्बन किया, लेकिन गलती से उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर लग गया। हमें जल्दी ही दूध मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। मम्मी के लिए एक अच्छी और सब्र वाली बच्ची बनो। अजान की घंटी दूसरी बार बजी, लेकिन रसीद ने उन्हें खाना नहीं दिया था और उससे भी बुरा, पानी भी नहीं दिया था। उस दिन उन पर उमस भरी, दम घोटने वाली गर्मी पड़ रही थी। कमरा प्रेशर कुकर जैसा गर्म हो गया था। लैला ने अपनी सूखी जीभ होठों पर फिराई। बाहर के कुएं के बारे में सोच रही थी, जिसका पानी ठंडा और ताजा था। अजीजा लगातार रो रही थी और लैला ने चिंता से देखा कि जब वह अपने गाल पोंछती थी तो उसके हाथ सूख जाते थे। उसने अजीजा के कपड़े उतार दिए और उसे हल्का-हल्का चक्कर दिलाने के लिए रंगना बंद कर दिया। फिर उसे पंखा किया और तब तक फूंक मारने के लिए ढूंढने की कोशिश की। उस दिन कई बार लैला ने दीवारों पर मुक्के मारे, मदद के लिए चीखते चिल्लाते अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, इस उम्मीद में कि कोई पड़ोसी सुन लेगा, लेकिन कोई नहीं आया और उसकी चीख ने अजीजा को और डरा दिया, जो फिर से रोने लगी, एक कमजोर कर्कश आवाज में। लैला जमीन पर गिर पड़ी। वह अपराध बोध से मरियम के बारे में सोचने लगी, जो पिटकर खून से लथपथ थी, औजारों के शेड की इस भीषण गर्मी में बंद थी। गर्मी से तपते शरीर के कारण लैला को कुछ देर बाद नींद आ गई। उसने सपना देखा कि उसकी और अजीजा की मुलाकात तारिक से हुई। वह भीड़-भाड़ वाली सड़क के उस पार एक दर्जी की दुकान के सामियाने के नीचे बैठा था। वह घुटनों के बल बैठा अंजीर के डिब्बे से अंजीर चख रहा था। लैला ने कहा, ये तुम्हारे पिता हैं। उस आदमी को देखो, वही तुम्हारे असली पिता हैं। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन सड़क के शोर में उसकी आवाज दब गई। ऊपर से गुजरते रॉकेटों की सीटी की आवाज से उसकी नींद खुली। कहीं आसमान में, जिसे वह नहीं देख पा रही थी, धमाकों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और मशीन गनों की लगातार तेज आवाजें सुनाई दी। लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली। गलियारे में रसीद की भारी कदमों की आहट से उसकी नींद खुल गई। वह खुद को घसीटते हुए दरवाजे तक गई और उस पर अपनी हथेलियां पटकी। बस एक गिलास रसीद, मेरे लिए नहीं, उसके लिए। तुम नहीं चाहोगे कि उसका खून तुम्हारे हाथों पर लगे। वह अतीत में चली गई। वह उससे विनती करने लगी। उसने क्षमा मांगी, वादे किए। उसने उसे कोसना शुरू कर दिया।
उसका दरवाज़ा बंद हो गया। रेडियो चालू हो गया। अजान की आवाज़ तीसरी बार सुनाई दी। फिर से उमस। अजीजा और भी सुस्त हो गई। उसने रोना बंद कर दिया। बिल्कुल हिलना-डुलना बंद कर दिया। लैला ने अपना कान अजीजा के मुँह पर रखा, हर पल से डरते हुए। कुछ समय ऐसा था, जब उसे सांसों की हल्की सरसराहट सुनाई नहीं देती थी। खुद को उठाने जैसे साधारण काम से उसका सिर चकरा जाता। वह सो गई। उसे ऐसे सपने आए जो उसे याद नहीं रहे। जब वह उठी, तो उसने अजीजा को देखा। उसके सूखे होठों की दरारें महसूस की। उसकी गर्दन पर धीमी नब्ज़ देखी और फिर लेट गई। लैला को अब यकीन हो गया था कि वह यहीं मर जाएँगी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि वह अजीजा से ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहेगी, जो जवान और नाज़ुक थी। अज़ीज़ा और कितना सह पाएगी? अज़ीज़ा इस गर्मी में मर जाएगी और लैला को उसके अकड़ते हुए छोटे शरीर के पास लेटकर उसकी मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वह सो गई, उठी, फिर सो गई। सपने और जागने के बीच की रेखा धुंधली हो गई। मुर्गों की बांग या अजान ने उसे दोबारा नहीं जगाया, बल्कि किसी भारी चीज़ से घसीटने की आवाज़ से जगाया। उसे खड़खड़ाहट सुनाई दी। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। उसकी आंखें दर्द से चीख उठी। लैला ने अपना सिर उठाया, दर्द से करा उठी। उसने अपनी आंखों को ढक लिया। उंगलियों के बीच में रोशनी की एक आयत में खड़ी एक बड़ी धुंधली आकृति देखी। आकृति हिली। उसके बगल में एक आकृति झुकी हुई थी। उसके ऊपर मंडरा रही थी और उसके कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा। मैं पैगंबर के नाम की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा और जब मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा, तो इस बदहाल देश में कोई भी अदालत मुझे मेरे किए के लिए जवाबदेह नहीं ठहराएगी। पहले मरियम को, फिर उसे और आखिर में तुम्हें। मैं तुम्हें तमाशा देखने पर मजबूर करूँगा, समझी? मैं तुम्हें तमाशा देखने पर मजबूर करूँगा। और इतना कहकर वह कमरे से निकल गया, लेकिन निकलने से पहले उसने लैला की कमर पर एक ऐसी लात मारी, जिससे लैला को कई दिनों तक खून के पेशाब आने लगे। थैंक यू।